So our today's topic is strain, and whose definition is when a deforming force is applied on a body, there is a change in configuration of the body. इसका मतलब जब भी फोर्स लगेगा, जब हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखे थे हमने एक ऑब्जेक्ट लिए थे, उसमें हमने फोर्स लगाया तो उसका शेप, साइज, लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम कुछ चेंज होगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है. द बॉडी सेट टू बी स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म्ड, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक प्रकार का इसमें कुछ चेंज आया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं द बॉडी सेट टू बी स्ट्रेन्ड. स्ट्रेन्ड मतलब इसके शेप, साइज, वॉल्यूम में किसी न किसी प्रकार का चेंज आया है, इसको हम लोग स्ट्रेन्ड बोलते हैं. और द रेशियो ऑफ चेंज, और इसीलिए द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन. मतलब पहले उसका शेप क्या था और अब क्या हो गया, मतलब आप क्या करो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अब कितना चेंज हुआ है, मान लो पहले 5 सेंटीमीटर का था और अब 6 सेंटीमीटर का हो गया, तो चेंज कितने का हुआ, 1 सेंटीमीटर का चेंज हुआ. 1 सेंटीमीटर का चेंज अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 1 सेंटीमीटर का चेंज हुआ अपॉन 5 सेंटीमीटर को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन. इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि कितना गुना वो चेंज हो रहा है, कितना गुना वो चेंज हो रहा है. पहले तो इतना था, अब इतना चेंज हुआ, मतलब कितना गुना चेंज हुआ, ये रेशियो हमको बता रहा है, और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन. इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन. क्या ये कोई काम की चीज है? हाँ, अभी देखते हैं हम लोग, कुछ समय बाद ही हमको नेक्स्ट टॉपिक में ही हमको पता चलेगा. एक लॉ, एक नियम बनाया है एक नया साइंटिस्ट ने, नाम है उसका हुक्स. हुक सरनेम था उसका, रॉबर्ट हुक ऐसा कुछ नाम था शायद, हाँ, तो उसने ये बताया था. चलो, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बना, जैसे कि स्ट्रेस का क्या बना था फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जितना फोर्स आप लगा रहे हो और कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. तो स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला बन रहा है, स्ट्रेन का बन रहा है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. हो सकता है चेंज इन लेंथ बस हुआ हो सकता है चेंज इन विड्थ हुआ हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम हो, उस प्रकार के स्ट्रेन भी होंगे, देखेंगे हम. तो स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. तो देखो ये एक प्रकार का रेशियो है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला और इसका कोई डायमेंशन नहीं होने वाला. तो स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. समझने में थोड़ा कठिन जा रहा होगा तो ये समझना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. कितना चेंज हुआ लेंथ में, 1 सेंटीमीटर का, और कितना ओरिजिनल लेंथ था 5 सेंटीमीटर का, तो 1/5 स्ट्रेन हो गया. बोलो चमका, बनेगी बात. न्यूमेरिकल आज नहीं कराऊंगा, अगले क्लास में कराऊंगा, और न्यूमेरिकल जैसे ही समझ में आएगा, अरे वाह, इजी हो जाएगा सब. अब देखते हैं हम लोग आगे में क्या बताता है, कुछ टाइप ऑफ स्ट्रेन. अब देखे थे स्ट्रेस भी कुछ प्रकार के थे, है ना. अरे सर, फोर्स लगेगा, वो उसको टेंसाइल टेंशन दे रहा है तो वो टेंसाइल स्ट्रेस था, कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था जो हर तरफ से उसके शेप को चेंज कर रहा था. तो उसी प्रकार से स्ट्रेन भी होने वाला है, वैसे ही टाइप्स उसके भी होने वाले. हाँ बिल्कुल सही. एक बच्ची पूछ रही है, सर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहां पे क्या है, लेंथ है, लेंथ भी हो सकता है, ब्रेड्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, या पूरा का पूरा वॉल्यूम भी हो सकता है. देखो मैं एग्जांपल इसका दिया था आपको, एक बलून लो, एक बलून लो, बलून को खींचो, बलून को खींचो, एक इधर फोर्स लगाओ एक इधर फोर्स, तो उसके लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है. अगर उसको इधर ऊपर से खींचो तो उसके विड्थ में चेंज आ जाएगा. अगर मैं उसको सब तरफ से दबाऊं तो उसके पूरे वॉल्यूम में चेंज आएगा. होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना. तो इसीलिए वहां पे हमने शब्द यूज किया कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है लेंथ भी हो सकता है जैसा फोर्स लग रहा है, ब्रेड्थ भी हो सकता है अगर वैसा फोर्स लग रहा है, वॉल्यूम भी हो सकता है अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फोर्स लगा रहे हो तो. हाँ या ना, इसी बात को समझना है एक्चुअली. कॉन्फ़िगरेशन ये जो यहाँ पे टर्म डेवलप हो रहा है. तो चलो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अभी आपका आंसर क्लियर हो जाएगा. व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ. क्या करे, जो फोर्स लग रहा है ना, जो चेंज कर रहा है शेप को, वो क्या करे, सिर्फ उसके लेंथ में ही चेंज लाए.
लेंथ में चेंज आ रहा है उसके। अब कभी लोग कुछ के दिमाग में ऐसे आएगा, सर मैं इसको खींचूंगा तो ये तो लंबा होगा मगर पतला भी तो होगा। हाँ जी ना जी, अरे हाँ या ना, किसी के दिमाग में आ रही है वाली बात? आ रही कि नहीं आ रही? हाँ भाई, आप रबर बैंड को खींच के देखो, रबर बैंड को जितना खींचते जाते हो वो पतला होते जाता है, होता है कि नहीं? क्योंकि उसका वॉल्यूम तो शेप रहेगा जी, वॉल्यूम सेम रहेगा। नहीं आ रही बात तो आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो। फिर एग्जाम्पल मैंने जो दिया, रबर बैंड को खींच रहा हूं सर मैं, तो वो खींच रहा है, लंबा हो रहा है, उसके लेंथ में तो आ रहा है चेंज, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ को आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हो। अरे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब कितने लंबाई में कितना स्ट्रेन हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ वाला चीज होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मगर सर उसका तो विड्थ भी कम होगा। हाँ होगा, विड्थ में भी कोई कमी आएगी। मगर अगर हम लोग सिर्फ उसके लेंथ को कंसीडर करें और उसके विड्थ को जो चेंज हो रहे हैं उसको नेग्लिजिबल माने, नेग्लिजिबल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लेंथ ना ज्यादा, क्योंकि लेंथ पे फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस तरफ में ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा और उसके थिकनेस या विड्थ में कम डिफॉर्मेशन होगा, कम डिफॉर्मेशन होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है तो हम लोग उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते, करेंगे अभी देखना आगे आएगा। तो हम लोग वहां पर बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फॉर्मूला बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सर चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट नहीं बोल सकते, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, उसको भी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। बस हम लोग वाई एक्सिस में नाप रहे हैं या एक्स एक्सिस में नाप रहे हैं कि जेड एक्सिस में नाप रहे हैं, वो डिपेंड करता है। देखो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जिस तरफ आप कंसीडर करो, जिस तरफ आपका फोर्स लग रहा है उस तरफ का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। बोलो चमका क्या यहां पे? थोड़ा सा नहीं चमका। डस्टर को मैं ऐसे खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं, इधर खींच रहा हूं, तो उसके लेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, अब मैं डस्टर को एक इधर खींच रहा हूं और इधर खींच रहा हूं, देखो विड्थ की बात कर रहा हूं, तो वो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, डस्टर को इधर से खींच रहा हूं और इधर से खींच रहा हूं, तो चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल ही होने वाला है, लॉन्गिट्यूडनल ही कहलाएगा वो। क्यों? क्योंकि फोर्सेस आर नॉर्मल टू द सरफेस। देखो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देंगे। बोलो समझ में आया थोड़ी बात? हाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आई टॉक्ड अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक बलून का एग्जांपल लिया, बलून को मैंने हर तरफ से प्रेस किया, हर तरफ से दबाव डाला, हर तरफ से फोर्स लगाया डिफॉर्म करने के लिए, उसको चेंज, शेप को चेंज करने के लिए, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि उसके लंबाई बस में चेंज हो रहा है, विड्थ बस में चेंज हो रहा है, हाइट बस में चेंज हो रहा है, पूरा वॉल्यूम में चेंज हो जाता है उसका। पहले मान लो वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब था, दबाव डालने के बाद में वो 3 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा हुआ। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या होगा ये? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बोलो बात बनी ये वाली, समझ में आई? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड आफ्टर दैट एक आखिरी बात बनती है शीयरिंग स्ट्रेन। ये क्या होता है? यही है सबसे थोड़ा सा समझने लायक वाली बात, और कुछ ज्यादा कठिन भी नहीं है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक क्यूबॉइड है, एक रबर बैंड, रबर जो इरेजर आप लोग बोलते हो ना, इरेजर है। ठीक, इरेजर को, ये रहा वो इरेजर, देखो ये इरेजर है, रबर का बना हुआ है। मैंने इसमें एक फोर्स लगाया, कैसा फोर्स लगा रहा हूं पता है? मैं ऊपर से इसको टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं, मतलब ये है वो रबर का समझ लो, और इसके यहां पॉइंट से मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं, टेंजेंशियली खींच रहा हूं, टेंजेंशियली मैं इधर खींच रहा हूं, इधर इस तरफ है ना। नीचे वाला बॉडी फिक्स है, ये नीचे वाला सरफेस है ना वो फिक्स है जमीन से, और मैं ऊपर से इसको ऐसे खींच रहा हूं। बात समझ में आ रही क्या थोड़ा? मैंने क्या बोला? मैंने इसके इस ऑब्जेक्ट को फिक्स करके रखा है यहां, इस चीज में ये फिक्स है, हिलेगा नहीं यहां से, मगर ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले सरफेस को मैं टेंजेंशियली इधर खींच रहा हूं, इधर देखो इस ऑब्जेक्ट, इस डायग्राम में इधर खींच रहा हूं। तो क्या होगा? ये नीचे वाला जो सरफेस होगा वो वहीं रहेगा, मगर ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट होगा मतलब मुड़ कर इधर जाएगा, होगा? अरे होगा कि नहीं? आप तो सोचो, हम लोग
आपको बांध के रख दे कहीं पे, है ना, दीवार में बांध के रख दे और फिर दीवार में बांध कर आपको एक तरफ टेंजेंशियली खींचे, तो आप कैसे होगे, ऐसा ऐठोगे ना, ऐठाओगे ना, ट्विस्ट पैदा होगा आपके में। वैसा ही कुछ हो रहा है यहां पे। तो क्या लिखता है इसके बारे में, द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ बॉडी विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो मगर उसके शेप में चेंज हो जाए। देखो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला, देखो वॉल्यूम पहले जितना था, फोर्स लगने के बाद भी उतना ही है, बस उसका जो शेप है ना पहले उससे चेंज आ गया। कुछ कैसा चेंज हुआ सर, वो थीटा डिग्री में ऐंठ गया है, थीटा डिग्री में मुड़ गया है, थीटा डिग्री में मुड़ गया। देखो थीटा को मैं रेडियन में नापूंगा यहाँ पे, ऐसा यूनिट में, याद रखना, ये बात को नोट डाउन कर लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये थीटा जो है ना उतने डिग्री में ये ऐंठा गया है या फिर बैंड हो गया है। तो इस प्रकार के चेंज इन शेप लाने वाले स्ट्रेन से, जो जिसको हम स्ट्रेन के थ्रू नापेंगे, उसको हम लोग कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे। इट इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस। देखो ये फिक्स्ड सरफेस में प्लेन को हमने परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, ऑफ क्यूबॉइडल बॉडी, क्यूबिकल बॉडी गेट्स टर्न्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। थोड़ा सा टर्न हो गया है, थोड़ा सा वो ट्विस्ट हो गया है, किसके कारण, टेंजेंशियल फोर्स के कारण। तो इसके कारण क्या पैदा हो रहा है, इसके कारण क्या पैदा हो रहा है, शियरिंग स्ट्रेन पैदा हो रहा है। इसके कारण क्या पैदा हो रहा है, शियरिंग स्ट्रेन, जो कि थीटा, बिल्कुल थीटा के बराबर है। ये थीटा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो देखो हम लोग जानते हैं, देखो इधर, जरा इधर देखना, हम लोग जानते हैं कि ये मान लो उसका वो वाला सरफेस है और इतने डिग्री से वो बेंड हो गया, इतने थीटा एंगल से बेंड हो गया, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि ये है L, मान लो ये लेंथ है L, और जितना इसके में चेंज आया वो डेल L है। अरे क्योंकि क्यूबिकल है ना, स्क्वायर टाइप का होगा दिखेगा, तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ठीक है। तो टेन थीटा कितना होगा, देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि डेल L अपॉन L होगा। अब देखो जो एंगल है ना ये थीटा, वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा एंगल है ये। छोटा एंगल कैसे है सर, छोटा एंगल इसलिए है क्योंकि ये जो ट्विस्ट होगा ये बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, मतलब बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते, बहुत ही छोटा एंगल होगा। 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे तो नहीं होने वाला, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा कुछ होगा, नीचे से ये फिक्स्ड है। तो ये जो थीटा जब बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल हो, तो ये ना थीटा के बराबर हो जाते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब कब हो, जब ये थीटा एंगल बहुत छोटा हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, ये डेल L अपॉन L। और यही थीटा तो हमारा शियरिंग स्ट्रेन है, यही थीटा हमारा क्या है, शियरिंग स्ट्रेन। बोलो थोड़ा समझ में आया तो, बोलो फील आया थोड़ा। तो इसका मतलब शियरिंग स्ट्रेन, तीन प्रकार के स्ट्रेन होते हैं। क्या क्या होते हैं सर, पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा होता है शियरिंग स्ट्रेन। तीनों समझ में आई बात, काम आएगा बाद में। बोलो इफ एनी डाउट टिल हियर देन प्लीज आस्क। तीन चीज पढ़ ली हमने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा शियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस भी हमने उतने ही प्रकार के पढ़े थे और इसको भी वैसे ही पढ़ ली, ठीक। आगे बढ़े, आप बढ़ाइए सर आगे। और आगे पढ़कर जब हम लोग ये सारी चीजें जान गए, तो अब हम लोग वंस अगेन मतलब कैसे बेटा, कहां से, देखो स्ट्रेन के बारे में हमने देखा, अगर वो सिर्फ लेंथ में कोई चेंजेस ला रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जब वो वॉल्यूम में पूरा चेंज ला रहा है तो वो कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जब उसके शेप बस में चेंज आ रहा है, किसी प्रकार के चेंज आ रहा है, चेंज इन एंगल, जब उसमें टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो वो हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। कैसे, देखो ये थीटा एंगल से
चेंज हुआ इसका शेप, थीटा एंगल से चेंज हुआ इसका शेप। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अभी आपने देखा tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, डेल एल अपॉन एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि ये tan थीटा में से थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, इज इक्वल टू थीटा के बराबर ही हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, और यही तो हमारा शियरिंग स्ट्रेस होगा, ये क्या होगा, सॉरी शियरिंग स्ट्रेन होगा। तो अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है हुक्स लॉ। मगर हुक्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी जिसका नाम है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। मैं रबर बैंड को जब खींचता हूं तो एक ऐसा लिमिट होता है, आप लोग ना 5-6 रबर बैंड को रख लेना और रबर बैंड को ऐसे खींच खींच के देखना, आपको समझ में आएगा कि एक लिमिट है, एक ऐसा हद है जहां पर ये रबर बैंड टूट जाता है। इतना लंबा होने पर वो टूट जाता है, इतना ज्यादा फोर्स होने पर वो टूट जाता है। आप लोग को समझ में आ जाएगा। इससे आप लोग जानते हो ना, रबर बैंड को आप लोग जब लगाते रहते हैं तो उससे पहले ही आप लोग बोल देते हो नहीं यार टूट जाएगा भाई, और मत खींच टूट जाएगा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना, और मत खींच टूट जाएगा। मतलब यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट, कि इसके आगे अगर मैंने फोर्स लगाया या इससे ज्यादा इसको स्ट्रेन दिया मतलब उससे ज्यादा उसको लंबा किया, इससे ज्यादा इसमें वॉल्यूम में चेंज लाया, तो वो टूट जाएगा, यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब आप उस हद तक उसको खींच सकते हो जहां पर आपने फोर्स को हटाया, जहां से आपने फोर्स को हटाया तो वो वापस ओरिजिनल लेंथ में आ जाए। देखो क्या बोला मैंने फिर से, रबर बैंड को आप वो लिमिट जानते हो रबर बैंड की कि जहां तक मैं खींचूं और उसके बाद छोड़ दूं तो वो पहले जैसे उतना ही छोटा हो जाए, उतना ही पहले जैसे लेंथ का, ओरिजिनल शेप और साइज और लेंथ का हो जाए। उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट को हम कह लेते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब जिस लिमिट तक आप फोर्स लगाओ और वापस छोड़ दो, फोर्स लगाओ और फोर्स को हटा दो तो वो पहले जैसे चेंज हो जाए, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या होगा डेफिनेशन इलास्टिक लिमिट का, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। कितने फोर्स तक, वो अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली। मतलब वो लिमिट जहां तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाओ और छोड़ दो तो पहले जैसे बनने के लायक रहे। और अगर उससे ज्यादा किए तो अगर वो लिमिट से ज्यादा आपने किया, एंड बियॉन्ड विच, देखो बोल रहा है एंड बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड, अगर उससे ज्यादा आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को लगाया, बढ़ाया, द बॉडी लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड। मतलब अब उससे ज्यादा आपने फोर्स लगाया तो ये बॉडी, जैसे कि रबर बैंड टूट गया, रबर बैंड स्ट्रेच वैसा हो गया कि उसका दायरा बढ़ गया, वो ज्यादा लंबाई का हो जाएगा, पहले जैसे ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा जैसे पहले था। तो उस लिमिट के आगे में वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसमें, और उसके लिमिट के पहले तक में वो कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएगा। बोलो फील आया क्या इलास्टिक लिमिट का, बोलो फील आया इलास्टिक लिमिट का। अरे बोलो फील आया इलास्टिक लिमिट का। हाँ बिल्कुल सही पीयूष, ओरिजिनल शेप ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही भाई। इलास्टिक लिमिट के आगे आप खींचोगे किसी ऑब्जेक्ट को, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसमें किसी प्रकार का चेंज आ जाएगा, परमानेंट चेंज आ जाएगा। आप देखो किसी भी प्रकार के रॉड को लो, स्टील के रॉड को लो, है ना, छड़ जो होता है उसको हम लोग बेंड करते हैं, फिर छोड़ते हैं तो वापस लौट जाता है। मगर ज्यादा ही बेंड कर देते हैं ना तो वो फिर बैंड सा रह जाता है। मतलब ज्यादा बेंड कर दिए, किससे ज्यादा बेंड किए, अरे ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में, ज्यादा मतलब कितना ज्यादा और कम मतलब किससे कम, तो किससे कम, इलास्टिक लिमिट से कम, इलास्टिक लिमिट से कम। एक ऐसा लिमिट उस फोर्स का, मतलब उसके अंदर डेवलप होने वाला स्ट्रेस का एक लिमिट है, उसके अंदर डेवलप होने वाले स्ट्रेस का भी एक लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा करोगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और उस लिमिट से कम करोगे तो वो वापस अपने आप को रिस्टोर कर सकता है।